और नेहरू जी की चिट्ठियां जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखी है, वो ये सब किताबें नहीं पढ़ेंगे। अभी बीच में मत बोलिए, ना उत्तेजित सुन लीजिए, अभी आपकी बात सुनी थी। क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, क्रॉस टॉकिंग नहीं, प्लीज प्लीज, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, बोलिए यार। नहीं, क्रॉस टॉक मत करिए, जैसे नहीं हो यार, सुनो मेरी बोलिए बात। सप्रा जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। सरदार रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आपने प्रदर्शन किया था। फिर जो स्टेडियम बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल करके नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया। नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल के लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है, आपके दोहरे मापदंड है। इतिहास के गए मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। नहीं तो मैं दोनों को कहूंगा कि जरा आज की स्थिति पर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सरदार पटेल को लेकर किसने क्या किया है उसकी बातें खुलने लगेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर डिस्कशन हमें नहीं लेके जाना है, हमें ओबीसी वोटर्स पर बात करनी है। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, आशुतोष भी इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जल्दी से प्रदीप। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के कुछ ही वर्कर्स को गद्दार बुलाया है, तो छापरा जी ये स्पेसिफाई करे कि क्या वो भी वो गद्दार की कैटेगरी में आते हैं खड़गे जी के हिसाब से, या कुछ कांग्रेस के वर्कर्स गद्दार है? क्या उस स्टेटमेंट को वापस लेंगे या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर्स गद्दार है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खड़गे जी आज तक ने बॉटम बैंड पे चलाया। ये बॉटम बैंड जो चल रहा है ना, शो चल रहा है, उसी में ये है। काम करके बताइए आप, क्या पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या उन्होंने बोला, या तो खड़गे जी सही है, क्या बोला, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, क्या बोला है? देखिए, प्रदीप भंडारी सफेद झूठ बोल रहे हैं। सप्रा जी जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोला है? सफेद झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अरे सुनिए तो सही बाबा, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया। उसमें हमारी एक नेत्री थी राजस्थान की, जिन्होंने इस बात को उठाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद हैं, जो धोखेबाज हैं। उन्होंने, और ये तो राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं। तो आप उनमें से आते हैं कि कौन आता है? बीच में क्यों बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी? इतने कौन है वो भाषण अभी हम सुन रहे थे, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष बनाया गया है जिसका एक भाई समाजवादी पार्टी में है और एक भाई भारतीय जनता पार्टी में, उसको जिलाध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? चलिए, मामला भटकाना नहीं है हमें, जरा आशुतोष जी के पास चलेंगे। बोल रहे हो और प्रदीप भंडारी, चलिए जरा दोनों को शांत करिए, जरा प्लीज जरा दोनों शांत रहिए। आशुतोष जी, जरा डिस्कशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है इसको लेकर। पहली बार कांग्रेस के तरफ से यह मान लिया गया है कि 90 के दशक में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक यहां पर हुई है। ओबीसी समाज को समझने में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। देखिए, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता को आगे लाया जो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां कल्याण सिंह को आगे लाया था जो ओबीसी समाज को लाते हैं। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत थे, बाकी लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास खींच लिया, कहीं हिंदुत्व के नाम पर, कहीं और नाम पर। जो बाकी वोट था वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लेकर चली गई। महाराष्ट्र में तो शिवसेना को भी ओबीसी वोट गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, नंबर एक, और नंबर दो, क्या जाति जनगणना और जो तेलंगाना में हो रहा है उसके वजह से कांग्रेस दोबारा अपना ओबीसी वोट बेस रिवाइव कर पाएगी? आशुतोष। देखिए साहिल, आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिए हैं। एक बात हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास की अपनी एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे कहा जाता था, लंबे समय तक संघर्ष करती रही। ये बात सच है कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ उन्होंने कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया, उमा भारती को आगे बढ़ाया, विनय कटियार को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको मालूम है कि इतिहास की उस प्रक्रिया में कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हार माननी पड़ी थी और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा था। और कल्याण सिंह का बयान आपको याद होगा अच्छी तरीके से, उन्होंने कहा था, मैं वाजपेयी का मुखौटा नोच दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 4 गज नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो ये संघर्ष की प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अपने आप को रीइन्वेंट किया और उसको समझ में आ गया कि अपर कास्ट की पार्टी होने मात्र से आपको काम नहीं चलने वाला, आपको भी दलितों पिछड़ों का साथ लेना पड़ेगा। भारत कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक दलित, अल्पसंख्यक और अपर कास्ट, इन 3 सामुदायिक समुदायों का एक तरीके से कोएलिशन था,
और उसकी वजह से उसको 45% 42% वोट मिलते थे। लेकिन 1990 के बाद जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू हुई, उसके साथ साथ मंडल कमीशन लागू हुआ और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए। इन तीनों की वजह से एक नया मिडिल क्लास इस देश के अंदर पैदा हुआ, एक नया एग्रेसिव ओबीसी समुदाय पैदा हुआ और साथ ही साथ एक नया बदलाव आया जो अपर कास्ट में बदलाव था। इसके बरक्स जो कांग्रेस पार्टी को अपने में बदलाव करना चाहिए था वो नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पाई। अब 2014 में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि अगर हमने अपने सामाजिक आधार को नहीं बदला, अगर पुरानी रीति में चलते रहे तो हमारा दिक्कत पैदा होगी। इसलिए ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कोलार की रैली में कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो राहुल गांधी कंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर यह कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो 70 पार के नेता हैं, वो आज भी पुरानी राजनीति में डूबे हुए हैं। उनको जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस पार्टी, जब तक उनको यह समझ में नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए इस 20% वोट को या 22% वोट को 35% तक लेके जाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी 35% लेकर नहीं आती, तब तक केंद्र के अंदर सरकार बनाना लगभग। लेकिन आशुतोष, सवाल तो यही है ना, आपने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, मुझे रजत सेठी से उसके बारे में पूछना है। लेकिन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन तो कर लिया ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था, देखिए मंडल आयोग का विरोध राजीव गांधी ने भी किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था, लेकिन बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया वो करने में कहीं कांग्रेस नाकाम तो नहीं रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे एक बात कहते हैं कि सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, यानी सफलता का एक आत्मघाती स्वरूप होता है। तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं समझ पाई समय रहते। अब जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका की कामयाबी अब वही अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रही। चीन ने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी अब रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब बहुत मजबूती के साथ ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये ओबीसी वोट बैंक उसका नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत में वो दोबारा अपनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए ओबीसी को लाने की कोशिश कर रही है। रजत सेठी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही ओबीसी वोट बैंक आता रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को जाकर कहना पड़ा था कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस ने चैलेंज खड़ा कर दिया है जाति जनगणना के नाम पर। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, इतना आसान जाति की गणित को समझ पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है। और ओबीसी समाज इतना बड़ा समाज है हमारे देश में, कोई बल्ब का स्विच का बटन तो है नहीं कि बटन को ऑन किया कल से वोट झड़ना शुरू हो गए इनके फेवर में। ऐसा तो होता नहीं है। और उसके लिए जो मशक्कत करनी है, जमीन पे जो राजनीति करनी है, उनमें से कितने नेता हैं जो कि तैयार हैं कांग्रेस पार्टी में? दूसरी बात मैं बोलूंगा, जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये गांधी के स्टैंप के नीचे जो सो कॉल्ड पोर्ट्रेट लीडर्स बना के रखे हुए हैं इन्होंने, जब तक ये राजनीति चलती रहेगी तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, कितनी स्वायत्ता दी गई है उनको दलित समाज से आने के बावजूद। हर डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगता है कि वो उनके सेक्रेटरी हैं राहुल गांधी जी के। क्यों राहुल गांधी जी नहीं हटते और गांधी परिवार नहीं हटता है? अलाउ करे कि मेरिट आए, अलाउ करे कि ओबीसी समाज से उठा हुआ एक युवा खड़ा होकर आंख में आंख डाल के बोल सके कि गांधी परिवार नहीं चाहिए। एकमात्र नेता हुआ है कांग्रेस परिवार में, वो हुए नरसिम्हा राव, जो कि खड़े होके जिन्होंने भारत रत्न दिया, सरदार पटेल को दिया। कितनी गालियां पड़ी हैं नरसिम्हा राव को, आज तक पड़ती हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। वही नेता थे जिन्होंने निष्कर्ष समावेशी ना हो के एक वर्ग को उठा के लिखा हो हमें ओबीसी का वोट चाहिए। ये कोई रेजोल्यूशन होता है क्या? ये मतलब हम लोग क्या बिल्कुल आप लोगों ने सबको फॉर राइट लेके रखा है पूरे भारत को कि हम बीजेपी को भी कहना पड़ता है ना रजत, अरे कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। खुलेआम बोलना पड़ता है आके। क्यों दूं कांग्रेस पार्टी को? लोकसभा में आपको भी पता है कि लोकसभा में रिजल्ट आने के बाद में महाराष्ट्र में जिस तरीके से अलग अलग ओबीसी समुदायों को मिलना जुलना शुरू हुआ, महाराष्ट्र में हर ओबीसी समुदाय के लिए अलग अलग वहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाने की घोषणा की गई जो अभी तक बने नहीं है। हालांकि अथॉरिटीज बनाने की कोशिश की गई, वो तो हुआ ही है ना। हर किसी को मालूम है कि ओबीसी ही वोट बैंक